हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 38। गुड्डू की बारात रवाना हो चुकी थी। सभी हंसी मजाक करते हुए बनारस जा रहे थे। गोलू तो आज सहमा हुआ बैठा था, क्योंकि उसके जस्ट आगे भूपेश भैया जो बैठे थे और सुबह सुबह ही उन्होंने गोलू को अच्छा खासा लेक्चर दे दिया था। सोनू भैया गाड़ी चला रहे थे और भूपेश भैया उनसे बातें कर रहे थे। पीछे बैठा मनोहर चैटिंग में रोशनी से बातें करने में लगा हुआ था और गोलू गुड्डू को कंधे पर सर रखकर सो रहा था। बस एक गुड्डू ही था जो कि बेचैन था और मन में काफी उथल पुथल मची थी उसके। भूपेश भैया की नजर गुड्डू पर पड़ी तो उसे परेशान देखकर उन्होंने कहा, क्या बात है गुड्डू, इतना परेशान क्यों हो? कुछ नहीं भैया, वो ऐसी रात में ठीक से सोई नहीं थी ना, इसलिए। गुड्डू ने बात बदल दी। अरे तो बाबू अब सो जाओ, वैसे भी सफर लंबा है और आज तो तुम्हें वैसे भी पूरी रात जागना है। भूपेश भैया ने कहा। नींद नहीं आ रही, गुड्डू ने कहा। नींद कैसे आएगी भूपेश जी, दुल्हनिया से मिलने के लिए हमारे गुड्डू भैया का मन बेकरार जो है। सोनू ने गुड्डू की टांग खींचते हुए कहा। हमो कोई बेकरार नहीं है सोनू भैया, और हमसे ज्यादा तो आप दिख रहे हैं, गुड्डू ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ लेकिन शादी तो तुम्हारी है ना गुड्डू। वैसे मिश्रा जी बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारे ससुराल की, देखते हैं क्या स्पेशल है वहां, सोनू ने कहा। तो गोलू एकदम से उठा और कहा, अरे स्पेशल ही स्पेशल है वहां, सब बनारस है, उनका पुश्तैनी घर है और प्रीति जी भी तो है। खुल गई तुम्हारी नींद? लड़की के नाम से कैसे कान खड़े होते हैं तुम्हारे दोस्त के, देख रहे हो गुड्डू? भूपेश भैया ने लगभग गोलू को घूरते हुए कहा। तो गोलू दूसरी ओर देखकर बड़बड़ाया, इस उम्र में नहीं करेंगे तो किस उम्र में करेंगे, 24 के हो गए हैं। अरे गोलू वैसे ही प्रीति जी कौन है? सोनू ने पूछा। गुड्डू भैया की इकलौती साली साहिबा है सोनू भैया, एकदम ही बवाल, बोलती ऐसे है जैसे कानपुर का फटफटिया, रुकने का नाम ही नहीं लेती। गोलू ने प्रीति की तारीफ में कहा तो सोनू मुस्कुरा उठा और कहा, भाई फिर तो मिलना पड़ेगा गोलू, कहो तो तुम्हारी बात चलाए उनसे। अरे सोनू, काहे किसी लड़की की जिंदगी खराब करने की सोच रहे? कल रात देखे नहीं कैसे नागिन डांस कर रहे थे, जैसे नागमणि लेकर ही जाएंगे। कौन सभ्य इंसान ऐसे कीचड़ में लौटकर नाचता है? भूपेश भैया ने कहा। हम नाचते हैं, इंडिया के हर लौंडे का अधिकार है अपने दोस्त की शादी में नागिन डांस करना, और आपको कहीं दिक्कत हो रही है? कपड़े हमारे खराब हुए, आपको कौन सा लॉन्ड्री का पैसा देना है जो इतना ज्ञान पेल रहे हो? गोलू ने कहा तो भूपेश ने गर्दन घुमाई और कहा, बेटा ज्ञान नहीं, हम तुम्हें पेलने वाले थे, वो तुमरे उस दोस्त ने बचा लिया था तुमको, पूछो जरा उनसे। बताओ मनोहर भैया, क्या किए हम? गोलू ने मासूमियत से पूछा। बेटा किसी की बीवी के लिए कमेंट करोगे तो पहले जाओगे ना, मनोहर ने फोन में घुसे घुसे कहा। गोलू ने अपनी याददाश्त पे जोर डाला तो याद आया कि कल रात अंजलि भाभी के डांस को देखकर गोलू ने कुछ उठपटांग बोला था। अब गोलू को समझ आया कि भूपेश भैया उससे इतना नाराज क्यों है। गोलू थोड़ा सा उनके पास आया और मक्खन लगाते हुए कहा, अरे अरे भैया, वो कल रात वाली बात के लिए सॉरी, हमें नहीं मालूम था आपकी प्रॉपर्टी है, हम तो ये फ्लो में बोल दिए। सॉरी, दिल से बोल रहे हैं, आज के बाद उन्हें तो कहा किसी को देखकर कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, भाभी हमेशा माँ समान होती है, इज्जत करनी चाहिए, भूपेश ने कहा। तो गोलू को थोड़ा सुकून मिला और वह गुड्डू की ओर खिसक कर बोला, बिल्कुल, और शगुन भाभी की तो हम फ्लो इज्जत करते हैं, कहा है कि वो भी तो गुप्ता है ना। क्या गुप्ता? गुड्डू लव मैरिज कर रहे हो क्या तुम? मिश्रा वो गुप्ता, भूपेश भैया ने हैरानी से कहा। अरे नहीं भैया, लव तो इनका पिंकिया। कहते कहते गोलू रुक गया, क्योंकि गुड्डू से खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। गोलू चुप हो गया तो गुड्डू ने बात संभालते हुए कहा, नहीं भैया अरेंज है, वो केशव पंडित जी है ना, उन्हीं ने रिश्ता बताया पिताजी को। केशव पंडित जी ने बताया तो ठीक ही होगा, वैसे मुझे लगा नहीं था मौसा जी कास्ट से बाहर शादी करने में विश्वास रखते हैं, भूपेश ने कहा। वो सिर्फ हमारा काटने में विश्वास रखते हैं, गुड्डू ने मन ही मन कहा और फिर गाड़ी का शीशा नीचे करके बाहर देखने लगा। हल्की धूप निकल आई थी। गुड्डू ने अपने दोनों हाथों को खिड़की से लगाया और सर रखकर आंखें मूंद ली। गाड़ी अपनी गति में चलती रही। कुछ
कुछ घंटों बाद सभी गाड़ियां कौसाम्बी पहुंची। मिश्रा जी अपने जीजाजी के साथ नीचे उतरे और वहां से रेस्टोरेंट में सबके नाश्ते पानी का इंतजाम करवाया। सभी नीचे उतरे और आकर नाश्ता करने लगे। गुड्डू बेपरवाह सा सो रहा था। बाकी चारों नीचे उतरकर अंगड़ाइयां ले रहे थे। मिश्रा जी सोनू भैया की ओर आए तो देखा गुड्डू सो रहा है। मिश्रा जी ने उसे उठाया और सबको चलकर चाय नाश्ता करने को कहा। गुड्डू नीचे उतरा, शर्ट की बाजू फोल्ड करके ऊपर चढ़ा ली और बालों में हाथ घुमाता हुआ आगे बढ़ गया। उसने मुंह धोया। गुड्डू आकर बैठा। मनोहर और गोलू भी उसके साथ आ बैठ गए। नाश्ता आया और गुड्डू चुपचाप खाने लगा। गोलू और मनोहर भी नाश्ता करने लगे और कुछ देर बाद मनोहर ने कहा, यार गुड्डू, बड़े अजीब है तुम्हारे पिताजी। इतनी दूर रिश्ता करने की क्या जरूरत थी? मतलब कानपुर या आसपास में भी तो कर सकते थे ना। मिश्रा जी के दिमाग में कब क्या चलता है खुद उन्हें नहीं पता, गोलू ने खाते हुए कहा। गुड्डू जो कि अपनी ही उलझन में परेशान था कहने लगा, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हम शादी करने जा रहे हैं। अब हम वो गुड्डू नहीं रहेंगे जो कानपुर की सड़कों पर अपनी बुलेट दौड़ाते घूमते थे, जो अपनी मर्जी के मालिक थे। शादी के बाद सब खत्म हो जाएगा गोलू। गुड्डू इतना मत सोचो, शादी के बाद ही तो जिंदगी की असली शुरुआत होती है। कोई होता है जो हमारा हमेशा ख्याल रखता है, जिससे हम अपना सुख दुख बांट सकते हैं, जिसके साथ जिंदगी खुशहाल बनती है। तुम काहे इतना परेशान हो रहे हो? सब अच्छा होगा। मनोहर ने गुड्डू को दिलासा दिया तो गुड्डू फीका सा मुस्कुरा दिया और वापस नाश्ता करने लगा। नाश्ता पानी करते हुए 1 घंटा गुजर गया। मिश्रा जी जल्दी जल्दी सबको गाड़ियों में बैठने को कहने लगे। इस बार सोनू की गाड़ी में भूपेश नहीं बैठा था, वह अंजलि के साथ दूसरी गाड़ी में बैठा था और इस बार उनकी जगह रोशनी थी। गोलू आगे बैठ गया, रोशनी, मनोहर और गुड्डू पीछे। मनोहर तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, रोशनी उसके साथ जो बैठी थी। गुड्डू अपना फोन चलाने में व्यस्त था। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते उसकी नजर पिंकिया की तस्वीर पर गई, जिसमें वह अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। गुड्डू ने ध्यान से देखा तो पाया कि पिंकी के बगल में खड़ा लड़का उसकी कमर में हाथ डाले हुए है। ये देखकर तो गुड्डू का आधा खून जल गया। उसने फोन बंद करके साइड में रख दिया और एक बार फिर खिड़की के बाहर देखते हुए पिंकी के बारे में सोचने लगा। जिस लड़की के साथ जीवन बिताने का सपना गुड्डू ने देखा था, उस लड़की को आज गुड्डू की शादी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गुड्डू फिर उदास हो गया। गाड़ी अपनी स्पीड में चलती रही। सोनू और गोलू किसी टॉपिक पर बात किए जा रहे थे। रोशनी और मनोहर एक दूसरे से बात कर रहे थे और हमारा गुड्डू मन ही मन पिंकिया के बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। मंजिल नजदीक थी। सभी गाड़ियां प्रयागराज पहुंची और यहाँ से बनारस ज्यादा दूर नहीं था। एक लंबे सफर के बाद सभी गाड़ियां बनारस पहुंची। गुप्ता जी ने बारातियों के ठहरने की व्यवस्था 80 घाट से कुछ ही दूर बने गेस्ट हाउस में की थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। विनोद अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ वहां आ पहुंचा। उन्होंने बारातियों का स्वागत किया और उनके लिए खाने का इंतजाम करवाया। खाने पीने में वक्त लगा। सभी मेहमान रेस्ट करने लगे। गुड्डू भी एक कमरे में चला आया। सफर लंबा होने की वजह से वह काफी थक चुका था। वह आकर जैसे ही कमरे में लेटा, मिश्रा जी आए और कहा, गुड्डू, अभी 5 बज रहे हैं। 7 बजे बारात यहाँ से शगुन के घर के लिए रवाना होगी। तुम थोड़ा पहले ही तैयार हो जाना, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि गुप्ता जी की तरफ से तिलक की कोई रस्म होगी। ठीक है, गुड्डू ने कहा तो मिश्रा जी चले गए। गुड्डू ने उल्टा लेटकर तकिए में मुंह छुपाया। उसका दिल कर रहा था वापस कानपुर भाग जाए, लेकिन क्या कर सकता था। गुड्डू काफी देर तक वैसे ही लेटा रहा। अंजलि और वेदी कमरे में आई। गुड्डू को सोया देखकर अंजलि ने छेड़ते हुए कहा, क्या बात है देवर जी, शादी करने का इरादा नहीं है क्या? सब नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं और आप अभी तक तैयार भी नहीं हुए। वेदी, गुड्डू जी के सूटकेस से कपड़े निकालो। गुड्डू उठकर बैठ गया और कहा, भाभी एक तो बात सुनो, हमें ना बार बार ये गुड्डू जी कहकर मत बुलाया करो, हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, नहीं बुलाएंगे। तैयार हो जाइए और नीचे आ जाइए, मौसा जी ने कहा है। अंजलि ने गुड्डू के सूटकेस से उसकी शेरवानी निकालते हुए कहा। गुड्डू उठा और बाथरूम में आकर मुंह धोने लगा। गुड्डू ने टॉवल से मुंह पोंछते हुए कमरे में देखा, तब तक मनोहर और गोलू भी आ पहुंचे। अंजलि को देखते ही गोलू को पिछली रात वाला थप्पड़ याद आ गया और वह साइड में चला गया। अंजलि ने गुड्डू को शेरवानी दी
और कहा, ये लीजिए, अब आपके दोस्त आ गए हैं देवर जी, तो यही आपको तैयार कर देंगे। चले वेदी। अंजलि ने वेदी की ओर देखकर कहा और दोनों वहां से चली गई। चलो दूल्हे राजा, तैयार हो जाओ, मनोहर ने शेरवानी गुड्डू की ओर बढ़ाकर कहा। गुड्डू ने शेरवानी पहनी। गोलू और मनोहर मिलकर उसे सही करने लगे। एक तो गुड्डू का रंग पहले से साफ था, उस पर डार्क मैरून रंग की शेरवानी गुड्डू पर और अच्छी लग रही थी। मनोहर ने उसके बाल बनाए और साफा पहनाया। हाथ में घड़ी थी। शेरवानी के दुपट्टे को बाएं हाथ में लपेटते हुए कंधे के दाईं ओर से आगे डाल दिया। पैरों में जोधपुरी जूती पहनी और अच्छा सा परफ्यूम लगाया। गुड्डू ने शीशे में खुद को देखा, वह बहुत सुंदर लग रहा था, बिल्कुल किसी राजकुमार जैसा। मनोहर और गोलू ने अपने साथ लाया हुआ 4 पीस सूट पहना। आज तो ये दोनों भी किसी से कम नहीं लग रहे थे। गुड्डू ने गोलू के बालों में जेल लगाकर उसे सेट किया और गोलू को एक नया लुक दिया। सी ग्रीन सूट में आज तो गोलू बहुत स्मार्ट लग रहा था। वहीं मनोहर ने ब्लैक रंग का सूट पहना था। तीनों कमरे से निकलकर बाहर हॉल में चले आए, जहां पंडित जी ने पूजा का इंतजाम किया हुआ था। मिश्रा जी और उनके रिश्तेदारों के साथ साथ गुड्डू के होने वाले ससुर, बड़े गुप्ता जी और छोटे गुप्ता जी दोनों वहां थे। साथ में अमन भी था। गुड्डू आकर पंडित जी के पास बैठा। पंडित जी ने पूजा शुरू की। गुप्ता जी ने गुड्डू को तिलक किया और नारियल दिया। शाम के 7 बजने को आए थे। पूजा समाप्त होते ही सभी हॉल से बाहर आए। गुप्ता जी ने शादी में अच्छा खासा खर्चा किया था। हॉल के बाहर बैंड बाजे वाले खड़े थे। सजी धजी घोड़ी खड़ी देखकर जैसे ही गुड्डू हॉल से बाहर आया, बैंड वालों ने बजाना शुरू कर दिया। आज मेरे यार की शादी है। मिश्रा जी गुड्डू के कंधे पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ गए। जैसे ही गुड्डू घोड़ी के पास आया, गुप्ता जी के इशारा करने पर अमन आगे आया और अपने दोनों हाथ पैरों के ऊपर कर दिए। उनके घर की परंपरा थी कि होने वाला दामाद उन हाथों पर पैर रखकर ही घोड़ी पर चढ़ता है और दुल्हन के घर जाता है। गुड्डू ने हल्का सा पैर अमन के हाथों पर टच किया और घोड़ी पर आ बैठा। गुड्डू बहुत प्यारा लग रहा था। गुप्ता जी ने मिश्रा जी से इजाजत ली और स्वागत करने के लिए वहां से पहले ही निकल गए। गेस्ट हाउस से गुड्डू की बारात चल पड़ी शगुन के घर की ओर। गेस्ट हाउस से शगुन का घर 1 किलोमीटर दूर था। सभी नाचते गाते चल पड़े। जिस रास्ते से बारात गुजरनी थी, गुप्ता जी ने उस पूरे रास्ते को लाइटों से सजवाया था। छत और बालकनी में खड़ी लड़कियां और औरतें दूल्हे को देखने में लगी थी। गोलू और मनोहर तो डांस करने में बिजी थे। आज भूपेश भी गोलू के साथ डांस कर रहा था। वेदी, अंजलि, सोनू भैया की बीवी और रोशनी अपना अलग ग्रुप डांस कर रहे थे। गुड्डू घोड़ी पर बैठा उन सबको देख रहा था। उसके चेहरे पर चमक थी और खामोश बैठा हुआ किसी मासूम बच्चे सा लग रहा था। उसके मन में उथल पुथल मची थी। नाचते झूमते बारात जैसे ही शगुन के मोहल्ले में पहुंची, बालकनी और छत पर खड़ी लड़कियों ने गुड्डू और बारातियों पर फूलों की वर्षा कर दी। गुड्डू को देखकर सब शगुन की किस्मत के गुण गाने लगे। कुछ तो शगुन की किस्मत से जल भी उठी। गुप्ता जी ने घर के बगल वाले मैदान में ही शादी का सारा इंतजाम करवा दिया था। बारात के सारे लोग उधर चले गए। बस कुछ मैन लोग और गुड्डू के घर के गेट पर ही रुक गए। गुड्डू नीचे उतरा, दरवाजे पर पड़ी चौकी पर आकर खड़ा हो गया। उसने हाथ में पकड़ी डाली से तोरण को छुआ। चाची पूजा का थाल ले आई और गुड्डू को तिलक करके उसकी आरती उतारने लगी। उनके पीछे खड़ी लड़कियां गुड्डू को देखने की कोशिश कर रही थी। चाची ने गुड्डू का मुंह मीठा करवाया, कुछ रस्में की। सभी रस्मों के बाद गुड्डू और बाकी सब लोग भी पंडाल की ओर चले आए। सामने बड़ा सा खूबसूरत स्टेज लगा था, जहां एक कपल सोफा रखा हुआ था और पीछे की दीवार पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, अर्पित वैद शगुन। गुड्डू मनोहर और गोलू के साथ स्टेज पर आया और बैठ गया। गोलू उसके बगल में आ बैठा। सोनू भैया और भूपेश भी चले आए और सब मिलकर गुड्डू को परेशान करने लगे। घर में बने नीचे रूम में सब शगुन को घेरे खड़ी थी। शगुन ने डार्क शेड मेहरून लहंगा पहना था, साथ में ग्रीन शेड ज्वेलरी, हाथों में दुल्हन चूड़ा, पैरों में सैंडल्स, अच्छे से पिनअप किया हुआ लाइट पीच शेड का दुपट्टा, जिसमें शगुन बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब उसकी तस्वीरें खींच रहे थे। तभी प्रीति कमरे में आई और सबको साइड करते हुए शगुन के पास आकर दोनों हाथ थामते हुए कहा, दी 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 दी, जीजू इतने हैंडसम लग रहे हैं कि आज तो आपको उनसे प्यार ही हो जाएगा। शगुन ने सुना तो मुस्कुरा उठी
और कहा, तुमने देखा उन्हें? हाँ दी, देखा। बहुत हॉट लग रहे हैं मैरून शेरवानी में। अगर आपका अब भी मन बदले तो बता दो, मैं रेडी हूं। प्रीति ने शरारत से कहा। अच्छा, गुड्डू जी तैयार होंगे? शगुन भी शरारत से मुस्कुराई। अरे जीजू को तो मैं पटा लूंगी, प्रीति ने कहा तो शगुन ने हल्के से उसके सर पर चपत लगा दी। शगुन, सच में यार लड़का बहुत सुंदर है और तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट। पूरे बनारस में कहीं नहीं देखी ऐसी जोड़ी। शगुन की दोस्त बिंदु ने उसका दुपट्टा सही करते हुए कहा। गुड्डू की तारीफों के पुल बनते देख अब तो शगुन का भी मन करने लगा था कि वह एक झलक गुड्डू को देख ले। दिल में तितलियां सी उड़ने लगी थी और बेचैनी भी थी। कुछ देर बाद विनोद ने आकर वरमाला के लिए शगुन को लेकर आने को कहा। शगुन तैयार थी। प्रीति ने थालियों में वरमाला और फूल सजाए और शगुन को साथ लेकर चल पड़ी। शगुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। पलकें झुकी हुई थी और जैसे ही उसने शादी वाली जगह में कदम रखा, सबकी गर्दन शगुन की ओर पलट गई। शगुन सभी लड़कियों के साथ सामने स्टेज की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उसने नजर उठाकर सामने खड़े गुड्डू को देखा, दोनों के दिल धड़क उठे। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 38। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे और हमारी प्यारी सी शगुन के साथ। मिलते हैं जल्दी। हर हर महादेव।